अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और हम यहाँ स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 2। ठीक है जी। और ये है लेक्चर नंबर 2 हमारे वर्क एनर्जी और पावर वाले चैप्टर का। क्लास फर्स्ट ईयर है, जैसे कि आप सब जानते हैं। ये क्लास कौन सी है हमारी? फर्स्ट ईयर है। तो सर्दियों के दिन भी हैं और कॉफ़ी वगैरह भी हम पी रहे हैं साथ साथ। ठीक है, आप भी कॉफ़ी का मज़ा लें और इस लेक्चर को एंजॉय करें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो आपको यहाँ पे सीखने को मिलने वाली हैं। सो अब हम स्टार्ट करते हैं कि एनर्जी क्या होती है। ठीक है, सो अब हम स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज मीन बाय एनर्जी। कि भाई एनर्जी क्या है, एनर्जी किस बला का नाम है। अब फर्ज कर लो कि एक ब्लॉक है, ठीक है, जिसका मास m है और ये एक जमीन पर रखा हुआ है। एक जमीन नहीं, मतलब ये जमीन पर रखा हुआ है। ये भाई साहब हैं जो उस ब्लॉक को हिलाना चाहते हैं। ठीक है, जो फोर्स लगाना चाहते हैं, जो उसको आगे करना चाहते हैं। तो ये काम तो इनसे जब ही होगा जब इन्होंने कुछ फूड वगैरह खाया हुआ होगा। ठीक है, जब इन्होंने फूड वगैरह खाया होगा। फूड का मतलब ये है कि जब इनके पास क्या होगी, एनर्जी होगी। एनर्जी होगी तो ही ये क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, वर्क। और आपको अच्छी तरह पता है कि व्हाट इज मीन बाय वर्क। वर्क का मतलब होता है कि भाई फोर्स लगाओ, डिस्प्लेसमेंट हो, मल्टीप्लाई कर दो इन दोनों के दरमियान वाले एंगल से। तो वो एनर्जी हमें मालूम हो जाती है। कौन सी? जो हम इस ऑब्जेक्ट के ऊपर इसको हिलाने के लिए लगा रहे होते हैं। ठीक है, सो कहने का मकसद ये है कि भाई एनर्जी क्या है। अगर आप इसकी डेफिनेशन हमसे पूछी जाए, सर इसकी डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन ये है कि इसकी हमारे पास एबिलिटी। डेफिनेशन क्या है इसकी? कि एबिलिटी टू डू वर्क। काम करने की सलाहियत को क्या कहा जाता है? एनर्जी कहा जाता है। काम करने की सलाहियत को क्या कहा जाता है? एनर्जी कहा जाता है। ठीक है जी। तो एनर्जी इसको कहा जाता है, मतलब काम करने की सलाहियत को एनर्जी हम कहते हैं। अब हम जब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है, उसके बाद हम दो मेंस एनर्जी की टाइप्स को डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज मीन बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है? तो ये आपको अच्छी तरह मालूम होना चाहिए कि यहाँ पे ये जो कंजर्व लिखा हुआ है ना, इसका मतलब होता है कांस्टेंट। इसका मतलब क्या होता है? कांस्टेंट। ठीक है, लॉ का जो स्टेटमेंट है वो ये है कि जो एनर्जी है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड, नाइदर बी क्रिएटेड, ठीक है, और इससे आगे ये कि नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी को ना तो हम बना सकते हैं और ना ही क्रिएटेड मीन्स बनाना, डिस्ट्रॉयड मीन्स तोड़ना, ना ही खत्म कर सकते हैं। लेकिन एक काम कर सकते हैं, बट कैन चेंज वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। बट कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। मिसाल के तौर पे हम एग्जांपल जिसकी लेते हैं, देखो जो आपके पास सोलर प्लेट्स हैं, उन सोलर प्लेट से जो सोलर एनर्जी है, ठीक है, सोलर एनर्जी कहाँ कन्वर्ट हो रही है? आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। किस में कन्वर्ट हो रही है? इलेक्ट्रिकल में हो रही है। दूसरी एग्जांपल ले लेते हैं, बैटरी से जो केमिकल एनर्जी है वो कहाँ कन्वर्ट हो रही है? इलेक्ट्रिकल में। जनरेटर से जो मैकेनिकल एनर्जी है वो कहाँ कन्वर्ट हो रही है? इलेक्ट्रिकल में। ठीक है, इसी तरह से विंड एनर्जी की भी अगर हम बात करते हैं, ठीक है, अगर हम बात करते हैं नंबर 4 पे, विंड एनर्जी जो होती है, विंड मिल्स जो लगे होते हैं वो भी किस में कन्वर्ट होती है? इलेक्ट्रिकल के अंदर। सो डियर स्टूडेंट्स, एनर्जी का एक फॉर्म दूसरे फॉर्म में तो चेंज किया जा सकता है, लेकिन उसको बना हम नहीं सकते और ना ही उसको हम तोड़ सकते हैं।
अब आती है कि व्हाट इज मीन बाय काइनेटिक एनर्जी, कि भाई काइनेटिक एनर्जी क्या है और काइनेटिक एनर्जी होती क्या है, क्या ये हम सब में होती है? ठीक है, तो जवाब है जी हाँ, हम सब में होती है। क्या ये छोटे में होती है, बड़े में होती है, मतलब छोटे ऑब्जेक्ट में होती है, बड़े ऑब्जेक्ट में होती है? तो आपको पता होना चाहिए कि काइनेटिक एनर्जी हर उस ऑब्जेक्ट में होती है जो कि मूव करता हो। क्या करता हो? मूव करता हो। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो वर्ड काइनेटिक है ये निकला है ग्रीक वर्ड जिसका नाम है काइनामा। और डियर स्टूडेंट्स, ये जो काइनामा है ये ग्रीक वर्ड है। ठीक है, काइनामा का मतलब होता है मोशन। क्या मतलब होता है? मोशन। तो ये बात से हमें एक चीज तो मालूम हो गई है कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है, ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ ड्यू टू मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट होती है। ठीक है, एक सिंपल डेफिनेशन में आपको यहाँ पे लिखवाई है। वैसे तो रटी रटाई डेफिनेशन भी हमारे पास मौजूद हैं कि द एनर्जी possessed बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू बाय virtue ऑफ इट्स मोशन, फला 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 जो भी है। तो इसका मतलब ये कि अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जीरो हो, ठीक है, तो उसमें जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो भी क्या होगी? जीरो होगी। अब सवाल ये सर काइनेटिक एनर्जी आती कहाँ से? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि वेयर फ्रॉम काइनेटिक एनर्जी कम्स। ठीक है, अब देखो मिसाल के तौर पे ये एक ऑब्जेक्ट है, मास m है, इसको आपने फोर्स लगाई, ठीक है, और ये डिस्प्लेस हुआ। इसका मतलब ये है कि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे? हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे? हम यहाँ पर वर्क डन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं यहाँ पे? हम वर्क कर रहे हैं। ठीक है, और जितना भी वर्क है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? इसकी काइनेटिक एनर्जी में। तभी तो ये ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस्ड हो रहा है, तभी तो ये ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है। ठीक है जी। सो ये स्टूडेंट्स, ये बात तो हमें समझ में आ गई है कि जो हम वर्क करते हैं ये टोटली किसमें कन्वर्ट हो जाता है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के अंदर। किसमें कन्वर्ट होता है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी में। और यहीं से काइनेटिक एनर्जी आती है। ठीक है, यहां से ही काइनेटिक एनर्जी आती है। सो काइनेटिक एनर्जी की आज हम डेरिवेशन करते हैं कि इसका फॉर्मूला किस तरह से ड्राइव किया जाता है। इसकी डेरिवेशन बड़ी आसान है, उतनी कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है जी। हमने कहा कि हमारे पास मिसाल के तौर पे आपके पास ये एक ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी हमने सपोज की v1। ठीक है, हमने यहाँ पे इसकी इनिशियल वेलोसिटी सपोज की v1, और जब ये ऑब्जेक्ट चलकर यहाँ पर आ गया तो उसकी जो फाइनल वेलोसिटी थी वो हम सपोज करते हैं v2। क्लियर है? ओके। ये चलेगा कब? जब हम इसके ऊपर क्या करेंगे? वर्क डन करेंगे। वर्क डन कैसे होता है? सर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, फोर्स का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? हमें पता है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ एम है। तो यहाँ पर हम पुट कर देंगे उसको। ठीक है, तो ये जाएगा W इज इक्वल टू ma इंटू डी। अब यहाँ पे ये है डिस्प्लेसमेंट। डी का मतलब क्या दिया स्टूडेंट यहाँ पे? डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट किसकी है भाई? ये ऑब्जेक्ट किस पॉइंट से चलता है, इस पॉइंट पर आता है, डिस्प्लेस्ड होता है, कितना होता है, वो कैसे फाइंड आउट करेंगे? हम यूज करेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, हम यूज करेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब सवाल ये कैसे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्यों यूज कर रहे हैं? देखो, जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हम इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि वो होती है 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। हमें चाहिए डिस्प्लेसमेंट जो इसमें है। ठीक है, वी एफ की वैल्यू भी इसमें दी हुई है तो यहाँ पर वी एफ भी है, वी आई की वैल्यू भी हमें यहाँ दी हुई है तो यहाँ पे वी आई भी है। सिंपल है, 2a यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगी, डिवाइड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, 2 यहाँ क्या हो रहा है? एस के साथ मल्टीप्लाई। सो एस निकालने के लिए वी एफ स्क्वायर माइनस का वी आई स्क्वायर डिवाइड बाय 2a किया। ठीक है, वी एफ आपके पास क्या है? v2। वी एफ की वैल्यू है ना आपके पास v2, तो ये हो जाएगा v2 का स्क्वायर माइनस v1। वी आई आपके पास क्या है? v1 का स्क्वायर। सो डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए। ये हो गई हमारे पास डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू। सो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं और इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं।
ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो जरूरत नहीं है वैसे, आगे चलते हैं। अब देखो हो क्या रहा है, हमारे पास फॉर्मूला था W इज इक्वल टू एम ए इंटू डी। यहाँ पे आप S लिखो D लिखो, बात एक ही है, क्योंकि दोनों डिस्प्लेसमेंट और दोनों को कंप्यूट किया जा सकता है। ठीक है जी। सो अब हम कहेंगे कि भाई पुट कर दो, पुट इक्वेशन 2 in 1। सो उसका आंसर आएगा हमारे पास W इज इक्वल टू एम ए ब्रैकेट V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 है। ठीक है, ए से ए आपका कैंसिल हुआ। अब हमारे पास क्या बचा, ए से हमारा क्या हो गया, कैंसिल हुआ। ये देखो ये आपका ए से ए कैंसिल। इधर देखिए ये जो डेल वी होता है ना, ये बराबर होता है V2 माइनस V1 के। V1 अगर मैं यहाँ पे डेल वी स्क्वायर करूं तो ये हो जाएगा V2 का स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। सो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर किसके इक्वल हुआ, डेल वी के। सो W इज इक्वल टू m डेल वी का स्क्वायर ओवर 2। लो बन गया फॉर्मूला। अब ये मैंने आपको कहा था जो हम वर्क डन करते हैं ना, ये टोटली किसमें कन्वर्ट होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी में। ठीक, किसमें कन्वर्ट होता है ये, चेंज इन काइनेटिक, मतलब हम जो एनर्जी स्पेंड कर रहे होते हैं अपनी किसी भी चीज को हिलाने के लिए। अम्मा कहती है ना कि यार जाओ ये बिस्तर अपनी जगह पे रखो, लेकिन हमारे अंदर एनर्जी होती ही नहीं है खाना खाने के बाद भी, क्योंकि हमें क्या आ रही होती है, एम से, शाबाश समझ गए होंगे, एम से मास नहीं है ये, हमारी घरेलू लैंग्वेज है। एम से मतलब क्या होता है मालूम है आप लोगों को। अब देखो डेल वी लिखा, तो ये हमने 1/2 ऐसे लिख सकते हैं इस फार्मूले को, हाफ एम वी डेल वी का स्क्वायर। तो W की जगह काइनेटिक एनर्जी, और ये बन गया हमारे पास इसका फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी का। ये जो काइनेटिक एनर्जी है, दिस इज काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ मास और वेलोसिटी। ठीक है, दिस इज काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ मास एंड वेलोसिटी। डियर स्टूडेंट्स, काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम भी होता है, मोमेंटम भी एक फॉर्मूला है ना। इस लेक्चर को कंप्लीट देखना, क्योंकि इसमें आपको बहुत सारे एमसीक्यूज, बहुत सारे सॉल्यूशंस भी करने को सीखने को मिलेंगे। ठीक है, जो आपकी बुक में नहीं है। अब कैसे, अब देखो भाई हमने क्या किया, ये लिखा हुआ है ना, हमने ये ऊपर वाली इक्वेशन है हाफ एम डेल वी स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई बाय एम कर दिया और डिवाइड बाय एम कर दिया। अब देखो होगा क्या, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे ना, एम को एम से मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा एम स्क्वायर और ये हो जाएगा वी स्क्वायर। ठीक है, अब देखो P बराबर होता है एम वी के। सो P स्क्वायर बराबर हो सकता है एम स्क्वायर और वी स्क्वायर के। सो ये बनेगा हाफ एम। ठीक है, ऊपर क्योंकि एम स्क्वायर आ जाएगा और ये वी स्क्वायर है, तो ये जाएगा P स्क्वायर। दिस इज अनदर फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, दिस इज अनदर फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ लीनियर मोमेंटम। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर इन दोनों फॉर्मूलाज में काइनेटिक एनर्जी का एक फॉर्मूला है हमारे पास, हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर ओवर, वही हाफ आ जाएगा यहाँ पर भी। ठीक है, एम। अगर देखा जाए ना, अगर देखा जाए ये जो हाफ है ये कांस्टेंट होता है, मास भी कांस्टेंट होता है। सो काइनेटिक एनर्जी इस कंडीशन में इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर और एम। ठीक है, अगर हाफ को आप हटा दो तो इस फॉर्मूले के तहत काइनेटिक एनर्जी को रिलेशन वेलोसिटी और मास के साथ वो डायरेक्ट है, और इस वाले फॉर्मूले के तहत भी जो काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द लीनियर मोमेंटम। मिसाल के तो स्क्वायर ऑफ द लीनियर मोमेंटम। ठीक है, आइए इन रिलेशंस को लेते हुए हम कुछ एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। आपसे पता है क्या कहा जाएगा, आपसे ये कहा जाएगा कि मिसाल के तौर पे आपके पास एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, उसकी वेलोसिटी हमारे पास v थी, हमने उसकी वेलोसिटी
2 टाइम्स इंक्रीज कर दी। क्या कर दी हमने? 2 टाइम इंक्रीज कर दी, 2 गुना बढ़ा दी। बताओ काइनेटिक एनर्जी कितनी इंक्रीज हुई होगी? काइनेटिक एनर्जी कितनी इंक्रीज हुई होगी? उसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे? बड़ा आसान है। अब क्योंकि हमें पता है कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर है, ठीक है। 2 टाइम्स का मतलब होता है डबल, मीन्स 2, मतलब वी की वैल्यू हमारे पास क्या है? 2। सो काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर, ठीक है। वी स्क्वायर की जगह हम 2 लिखेंगे, यहाँ स्क्वायर आएगा, 2 टू ज़ा 4, मतलब इसका मतलब ये है कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो 4 टाइम इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। अब 2 टाइम्स की जगह 3 टाइम लिखोगे तो 9 टाइम, 4 टाइम लिखोगे तो 16 टाइम्स। तो इस तरह से ये रिलेशन भी आपके पास आ सकता है। एक और क्वेश्चन करते हैं। अब आपसे ये बोला जाए कि मिसाल के तौर पे आपके पास 2 ऑब्जेक्ट हैं, एक है ए और दूसरा आपके पास बी। जो वेलोसिटी ऑफ ए है वो इक्वल है वेलोसिटी ऑफ बी के, लेकिन जो मास ऑफ बी है वो ग्रेटर देन है मास ऑफ ए के। अब बताओ काइनेटिक एनर्जी किस ऑब्जेक्ट की ज्यादा होगी, बी की या ए की? तो इसका जवाब है बी की, ठीक है। क्यों सर? अब देखो काइनेटिक एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास और वेलोसिटी के, वी स्क्वायर के। अब क्योंकि वी स्क्वायर का जो टर्म है वो तो कांस्टेंट रहा, ठीक है। अब हम आएंगे मास के ऊपर, जब एक टर्म कांस्टेंट हो जाएगा तो दूसरे टर्म को देखेंगे कि वो कौन किसका ज्यादा है। तो जिसका भी ज्यादा होगा तो लाजमी उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। अब क्योंकि मास ऑफ बी ज्यादा है किससे? मास ऑफ ए से, तो इसलिए जो मास ऑफ बी की काइनेटिक एनर्जी है वो मास ऑफ ए से ज्यादा होगी। क्लियर है? यस और नो? ठीक है जी, कमेंट्स में अपने लिखते रहा करो ताकि मुझे पता लगता रहे आप लोग सीख रहे हो। अब हम आगे चलते हैं। अब मिसाल के तौर पे आपसे और क्या क्वेश्चन किए जाएंगे, और क्वेश्चन ये किया जाएगा। अब हम परसेंटेज क्वेश्चन को मैं आपको जरा सिखाता हूँ कि परसेंटेज क्वेश्चन किस तरह से सोल्व किए जाते हैं। उसके हम अदर फॉर्मूलाज पर आएंगे, ठीक है। उसके बाद हम किस पे आएंगे? अदर फॉर्मूलाज पर आएंगे। तो जो परसेंटेज क्वेश्चन होते हैं वो ये होता है, मिसाल के तौर पे कि आपको बोला जाएगा कि भाई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और उस ऑब्जेक्ट का जो लीनियर मोमेंटम था ओरिजिनल वो p था। हमने उसका लीनियर मोमेंटम 4% इंक्रीज कर दिया। कितना कर दिया? 4% इंक्रीज कर दिया। अब बताओ कि जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो कितना परसेंट इंक्रीज होगी? वो कितना परसेंट इंक्रीज होगी, हमने ये बताना है। आसान है, तो मुश्किल नहीं है। देखो उसका एक जो लॉन्ग ट्रिक है, लॉन्ग भी नहीं है, आसान है यार, बहुत इजी है। पहला स्टेप ए कि भाई इसका जो टोटल मोमेंटम हम मालूम करते हैं ऑब्जेक्ट का ना। जो ऑब्जेक्ट है उसका पहले क्या था? उसका मोमेंटम p था, ठीक है। अब और इंक्रीज कर दिया कितना? 4%। अब देखो जो परसेंट होता है, आप जो परसेंट होता है ना वो बराबर होता है 1/100 के। सो ये हो जाएगा p प्लस 4/100, ठीक है। 4/100 करोगे आंसर क्या आएगा? 0.04, 0.04 आंसर आएगा। अच्छा जी। अब तो जो टोटल मोमेंटम है वो है p प्लस 0.04, ठीक है जी। अब ये 1p और ये आपके पास p, मतलब 0.04p। सो 1p प्लस 0.04p, तो ये हो जाएगा आपके पास 1.04p। क्लियर है? ये हो गया टोटल मोमेंटम। क्या हो गया? ये टोटल मोमेंटम हो गया, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला है इन द रिलेशन ऑफ मोमेंटम वो है हमारे पास p²/2m, ठीक है जी। अब p², अब p की वैल्यू आपके पास क्या ही है?
सो 1.04 इंटू पी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m। ठीक है जी। सो जब इसका स्क्वायर करेंगे इसका आंसर आएगा 1.0816 और ये इसका पी स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर किया तो पी पर भी स्क्वायर होगा, और ये आपके पास 2 इंटू m। ठीक है। अब यहाँ पे ये जो पी स्क्वायर ओवर 2m है, क्या ये काइनेटिक एनर्जी जैसा नहीं है? पी स्क्वायर ओवर 2m बिल्कुल है सर। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी लिख दो 1.0816 के ई। ठीक है। अब पता है आपने क्या करना है, बड़ा आसान है। अभी ये जो आपके पास लास्ट में ये जो बचा है ना, तो अब आपने इस पूरी टर्म को, इस पूरी वैल्यू को दो टर्म्स के अंदर डिवाइड कर लेना है। कैसे? 1 को अलग कर लो, ठीक है, प्लस 0.0816 को अलग कर लो, प्लस करोगे वापस से ये बन जाएगा। और ये जो पॉइंट वाली टर्म है, इस पॉइंट वाली टर्म को मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो। ठीक है। जब आप इसको मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे तो ये 0.1 और 2 टाइम यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। ये वाली टर्म को नेगलेक्ट कर दो, वापस हटा दो, अब तुम्हारा काम नहीं, बोल दो। आंसर आएगा 8.16। पॉइंट के बाद 16 आ रहा है तो हम इसको राउंड ऑफ करके 8% भी लिख सकते हैं। ठीक है। तो जो काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज आएगा वो कितना आएगा? 8% आएगा। अब हम इसका एक शॉर्ट फॉर्मूला सीखते हैं कि अगर यही क्वेश्चन आ जाए तो हम इसको, ठीक है, एक तो ये मेथड है, ये मेथड हर परसेंटेजेस वाले क्वेश्चंस के ऊपर अप्लाई होता है। अब यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ था कि मोमेंटम इंक्रीज हुआ है, इंक्रीज हुआ है तो हमने पी प्लस कर दिया। अगर मतलब डिक्रीज का कहेगा तो 1 में से उस वैल्यू को माइनस कर देंगे। सिंपल है। ठीक है जी। अब देखो इसको हम शॉर्ट तरीके से कैसे करें। फॉर्मूला है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर ओवर 2m। ठीक है। 4% था तो ये 2m वगैरह को तुम सबको हटा दो। हमारा रिलेशन किससे हम मतलब हमने क्वेश्चन में मिला है मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम से ना। सो p की जगह पे हम पुट करेंगे 4, ऊपर स्क्वायर है 2 का स्क्वायर है ना, अब इस 2 को पहले ले आओ और मल्टीप्लाई बाय 4 कर दो तो ये हो जाएगा 8%। 2 4 8। तो अभी काइनेटिक एनर्जी में कितना इंक्रीज आ गया रे बिडू? 8% आ गया। ठीक है। तो इस तरह से हम डिफरेंट काइनेटिक एनर्जीज के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं आपको वो फॉर्मूलाज लिखवा रहा हूं जो आपके एमडीकेट के अंदर हेल्प करेंगे, इसको हम अदर फॉर्म। अब यूनिट वगैरह तो देखो पता है आपको ना, यूनिट क्या होता है। तो यूनिट जूल ही होता है इसका। ठीक है। और डायमेंशन जो वर्क की डायमेंशन होती है वही होती है। अच्छा जी। अब हम चलते हैं इसका रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले पे। एक तो आपके पास कौन सा है? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू p स्क्वायर ओवर 2m। काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल। ठीक है। सो अब दूसरा हमारे पास आ गया काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ओमेगा स्क्वायर मींस एंगुलर वेलोसिटी का स्क्वायर। ठीक है। उसके बाद हमारे पास इलेक्ट्रिक काइनेटिक एनर्जी की अगर बात करें तो ये आ गया डेल वी इंटू क्यू। ठीक है जी। डेल वी इंटू क्यू। सो यहां तक हम काइनेटिक एनर्जी का एंड करते हैं और अब हम चलते हैं पोटेंशियल एनर्जी पर। ये पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? दूसरा हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी बड़ा आसान है, मासूम सी एनर्जी ये बेचारे। ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? सो देखो पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास होती है स्टोरिंग एनर्जी। क्या होती है? स्टोरिंग एनर्जी मतलब वो एनर्जी जो स्टोर हो जाए। ठीक है। तो ये जो एनर्जी होती है ये एनर्जी ड्यू टू पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट होनी चाहिए। ऑब्जेक्ट की पोजीशन की वजह से उस ऑब्जेक्ट में अगर ये एनर्जी स्टोर हो रही है तो उसको कहा जाएगा पोटेंशियल एनर्जी। पता है शर्त क्या है? शर्त ये है कि ऑब्जेक्ट शुड मूव
अगेंस्ट द फील्ड, उसको फील्ड के अगेंस्ट मूव करवाना चाहिए। मतलब किस तरह? देखो, ये आपके पास एक ऑब्जेक्ट जिसमें मास m है, इस ऑब्जेक्ट को उठा के मैं ऊपर लेके जाऊं यहाँ पर एक सर्टेन हाइट के ऊपर, जिसको हमने नाम h दिया, ठीक है। तो मैं इस पे फोर्स लगाऊंगा और ये डिस्प्लेसमेंट भी कवर करेगा और इसमें हाइट भी होगी। जो वर्क डन का फॉर्मूला है वो है F इंटू डी। क्या है वो? F इंटू डी। यहाँ पर मैं इस ऑब्जेक्ट पे उतनी फोर्स लगाऊंगा जितना इसका वेट होगा। तो ये जो फोर्स जिसको मैं एक्सटर्नल फोर्स कह रहा हूँ वो इक्वल टू वेट, सो ये बराबर होगा एम जी। डिस्प्लेसमेंट है उसको हम इक्वल टू हाइट करते हैं तो एम जी एच। दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अब सवाल ये है कि अगर इसमें ये कॉन्सेप्ट कहाँ है कि ये ऑब्जेक्ट अपने फील्ड के अगेंस्ट मूव कर रहा है। देखो, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो हमें जो पुल करती है वो करती है टूवर्ड्स द अर्थ, इस डायरेक्शन में। लेकिन इस ऑब्जेक्ट की जो डिस्प्लेसमेंट हम करवा रहे हैं वो अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स करवा रहे हैं। यहाँ पर इस पॉइंट के ऊपर इस ऑब्जेक्ट में एक एनर्जी स्टोर हुई हुई होगी और उस एनर्जी को हम पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे, ठीक है, क्योंकि हम इसको क्या करवा रहे हैं, इसके फील्ड के अगेंस्ट मूव करवा रहे हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, ऐसी एनर्जी जो स्टोर हो जाए किसी भी ऑब्जेक्ट में जब उसको हम मूव करवाएं उस फील्ड के अगेंस्ट, इसको कहा जाता है पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अब ये जो पोटेंशियल एनर्जी होती है ना, ये पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की होती है, ठीक है। जरूरी नहीं है ये एम जी एच में जो है वो हमारे पास हो, मतलब स्टोर हो, एम जी एच की फॉर्म में स्टोर हो। ये जो एम जी एच वाला फॉर्मूला, इसके अकॉर्डिंग एक दो पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बता दूंगा, एमसीक्यूज में काम आएंगे। ये फॉर्मूला इज ओनली वैलिड व्हेन वी मूव इन द प्रेजेंस ऑफ अर्थ्स ग्रेविटेशनल फील्ड, ठीक है। अच्छा जी, दूसरा हमारे पास ये है एक स्प्रिंग, मास है, ठीक है। अब इसको हमने इस तरह से यूं करे खींचा, तो लाजमी सी बात है जब हम इसके ऊपर फोर्स लगा के एकदम खत्म करेंगे, फोर्स को रिमूव करेंगे, ये स्प्रिंग टक करके वापस जाएगा, ठीक है। ये स्प्रिंग की कंडीशन कुछ ऐसा होगी, ये स्प्रिंग ऐसे आएगा। अब सवाल ये है कि जब हम इसको फोर्स खींचते हैं ना, तो इस स्प्रिंग के अंदर, अब क्योंकि स्प्रिंग इसको लेफ्ट इस तरह से खींचना चाहता है, जिसको हम रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं, ठीक है। वो जो रिस्टोरिंग फोर्स होती है वो अगेंस्ट होती है, और ये जो रिस्टोरिंग फोर्स होती है ये इस स्प्रिंग के अंदर स्टोर हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, जब हम इसके ऊपर फोर्स लगाते हैं अगेंस्ट द रिस्टोरिंग फोर्स। वो जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होती है उसका फॉर्मूला हमारे पास क्या है, वो हमारे पास होती है हाफ के एक्स स्क्वायर। के इज द स्प्रिंग कांस्टेंट एंड एक्स इज द स्ट्रेचनेस, कि हम इस स्प्रिंग को कितना स्ट्रेच कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक और पोटेंशियल एनर्जी होती है, इसका हम कैपेसिटेंस भी कहते हैं, इसका हम क्या क्या कहते हैं, कैपेसिटेंस भी कहते हैं ना। वो हमारे पास होती है पोटेंशियल एनर्जी, इसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, हाफ क्यू इंटू वी। इसका मतलब क्या होता है, इसको हम एनर्जी ना कैपेसिटर भी कहते हैं। उसके बाद हमारे पास एक और पोटेंशियल एनर्जी होती है, ठीक है, और वो पोटेंशियल एनर्जी बराबर होती है डेल वी इंटू क्यू के, इसके बराबर होती है डेल वी इंटू क्यू के। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास है डिफरेंट फॉर्मूलाज पोटेंशियल एनर्जी के। पोटेंशियल एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर है, और आपको पता है मैं इसकी डायमेंशन वगैरह आपको करवा दूं कि डायमेंशन ऑफ एनर्जी किस तरह से फाइंड आउट की जाती है, डायमेंशन ऑफ एनर्जी किस तरह से फाइंड आउट की जाती है। देखो, एनर्जी हमारे पास वर्क भी एनर्जी है ना, तो जो डायमेंशन वर्क की होती है वही एनर्जी की होती है। तो वर्क का फॉर्मूला हमारे पास है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की जो डायमेंशन होती है वो होती है m इंटू है, फॉर्मूला मास किलोग्राम, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर,
सो किलोग्राम का m, मीटर का l, ये ऊपर जाएगा, सेकंड है तो ये टाइम का T⁻²। ये हो गई फोर्स की डायमेंशन। डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन होगी l, ठीक है। सो इसको पुट कर दो, ये हो जाएगा m l से l मल्टीप्लाई l² T⁻², T⁻²। दिस इज द डायमेंशन फॉर एवरी एनर्जी, हर एनर्जी के लिए ये फॉर्मूला होता है, हर एनर्जी के लिए, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये है आज का लेक्चर, और इसको हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।